Good morning, everyone. This is Anil Singh, your maths teacher, and welcome you all in our YouTube channel मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और आज मैं बात करूंगा IIT जेईई के लिए एक बहुत ही बढ़िया अच्छे टॉपिक पर, एरिया अंडर द कर्व। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये टॉपिक है क्या और इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ हैं, या उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको सामने कंटेंट जो भी है इसका वो लिख दिया है, ताकि समय का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि हमारा समय ज़्यादा ख़राब ना हो। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके जो लेक्चर्स हैं वो डाले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चूँकि अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मोल्ड करना है मुझे, इसलिए मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एज अ रिमाइंडर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं, ताकि आप उसको देख लें और आगे आने वाला जो भी टॉपिक है हमारा एरिया अंडर द कर्व, उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। देखिए, इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले ये देखें। तो जैसे आपने ये देखा होगा, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एक हमने टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखा था। देखिए, कैलकुलस में जो दो पोर्शन है हमारे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दोनों को ध्यान से समझिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना, मतलब कई सारे पार्ट में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब था या है उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ कलेक्ट करना, मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब इंटीग्रेशन मतलब उसे अटैच करना या कंबाइन करना, ऐड करना, ये मान सकते हैं आप। तो दोनों का मीनिंग क्लियर है, और मीनिंग से आपको एक चीज़ और समझ में ये आ रही होगी कि दोनों के मीनिंग से एक चीज़ ये हमें समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब इनका जो बिहेवियर है वो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स है ना। एक का काम है डिफरेंशिएट करना, मतलब कि टुकड़ों में बांटना, और दूसरे का काम है उन टुकड़ों को अटैच करना, मतलब एक साथ कलेक्ट करना। तो सीधी सी बात है कि दोनों चैप्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव कहा जाता था, और डेरिवेटिव को मैंने आपको बताया था कि होता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसके थ्रू अगर देखा जाए तो उसके जो एप्लीकेशन हमने, जैसे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, ज्योमेट्रिकल उसके कई सारे एप्लीकेशंस थे, है ना। स्लोप निकालना, नॉर्मल का स्लोप निकालना, ये सब, उसकी इक्वेशन निकालना। उसके बाद थोड़ा सा उसमें भी था, उस अप्रॉक्सीमेशन में भी उसका इस्तेमाल था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। और इंटीग्रेशन का अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो उसी को हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन देखिए दो तरीके का होता है। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि डिफरेंशिएशन हमेशा दो तरीके का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। फिर से सुन लीजिए, ये आप जानते होंगे इसलिए मैं इसको ओरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं जा रहा है। इंटीग्रेशन जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा डेफिनिट और एक होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में आपको कोई रेंज नहीं दी जाएगी, वो एक जनरल सोल्यूशन होगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक रेंज दी जाएगी कि आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसी जो भी वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। खैर, उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जानते होंगे, देखिए हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है क्या? एफ एक्स, है ना, फंक्शन। ये एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जब लिखा जाता है तो एफ डैश एक्स लिखा जाता है, और इसी को हम लोग डी वाई डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, है ना। फंक्शन वाई है और इसका डी वाई डी एक्स हमने निकाला, इसी को ही हम लोग एफ डैश एक्स बोलते थे, ये हम जानते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो ऐसे होता है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से होगा, ये एक तरह से बिल्कुल इसका उल्टा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन कोई भी, और सामने इसका जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान दीजिए। पहले तो इस डी बाई डी एक्स की जगह में हम ऐसे साइन बना देंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे,
उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और सामने यहाँ पे dx लिखेंगे। dx का मतलब हम इस x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर इसका ये मतलब। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा कि अगर मैं dy dx ऑफ log x निकालता हूँ तो 1/x आता है, और अगर मैं dy dx log x प्लस c निकालता हूँ, मतलब एक कोई कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाता है, तो कांस्टेंट का जो dy dx होता है, ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव होता है, वो जीरो होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1/x आंसर करते थे। इसी का उल्टा, जैसे कि मैं अभी आपको यही समझा रहा हूँ कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसी का जो उल्टा है वो इंटीग्रेशन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि जो एरिया अंडर द कर्व है उसमें आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बस ये बात है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे अगर log x का डिफरेंशिएशन किया हमने, या कह सकते हैं डेरिवेटिव देखा, तो हमने 1/x आया। तो 1/x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं लगी, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, यहाँ पे ऊपर कुछ नीचे कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये कैसा है? इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और अगर आप देखेंगे 1/x का, तो ये आ जाएगा log x। और जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर c था तो उसको हमने कांस्टेंट कर दिया था, इसीलिए हमेशा याद रखें कि जब भी, चूंकि वो डिफरेंशिएशन जब इसका हुआ होगा तो 1/x आएगा, तो 1/x की जगह में भी तो log x प्लस c आएगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इंटीग्रेशन निकालें तो उसमें एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट को जरूर आप ऐड करें, है ना। ये आपको बिल्कुल सही से याद रखना है इस बात को कि हमेशा एक कांस्टेंट उसमें ऐड होगा इंटीग्रेशन में। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए हमेशा ऐसा ही होगा कि कोई यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा, उसमें dx लिखा होगा, और उसका मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन आएगा और प्लस c हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड होगा, ये मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर हम मेथोडिकली इसको देखें तो कैसे होगा। देखिए, जैसे आपने इस साइन को देखा होगा, ये सिग्मा जैसा बना हुआ है ना, क्या लिखा है? 2r, और इसकी जो रेंज है वो 1 to n है, 1 to 5 है। जैसे r जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 5। अब देखिए, अगर यहाँ देखा जाए r की वैल्यू 1 to 5 का मतलब है कि मैं 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ। ठीक है, और सबको अलग अलग मुझे फिर क्या करना है? ऐड करना है। तो आप देखिए, पहले मैंने r की वैल्यू 1 डाला, 2 × 1 2, फिर 2 × 2 2 डाला, 2 × 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 3 डाला 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब इन सबको मैंने ऐड कर दिया, इन सबको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 30। तो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या? हमने छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों को एक साथ ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, और यही काम करता है हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए मैंने इसको समझाया है कि अगर सम, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको अगर मुझे ऐड करना है ना, इनका सम करना है, इनका क्या करना है? सम करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि हम इनको अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमेशा जो आएगा ऑलवेज ऐसे इसी टाइप का रिजल्ट आएगा, जी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरीके से आंसर आएगा वो बताया गया। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इधर साइड ये जो ब्लैक, आपको जो भी ब्लैक मार्कर से जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये ब्लैक मार्कर से जितना लिखा हुआ है ये आपका बेसिक है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन क्या है। वैसे तो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं इंटीग्रेशन की, और आप बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, वो पहली बार देख रहे हैं, या उनकी अपनी जो भी ये क्लासेस छूट गई हैं, जो भी वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मान लीजिए, तो कम से कम उन्हें भी थोड़ा समझ में आए। ठीक है, और ये सब चीज़ें डिस्कस करने में 5 से 10 मिनट लगता है, ज़्यादा का समय लगता नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, वो यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने लिखा है। ये पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं फॉर्मूले हैं, उस सब का एक तरह से कोर पॉइंट है। तो देखिए, अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n है और उसका मैं dx निकाल रहा हूँ,
तो आपको याद होगा कि जब आपने x की पावर n का dy dx निकाला था तो क्या आया था, nx की पावर n माइनस वन, nx की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए होता है उल्टा, वहाँ पे होता है n माइनस वन, यहाँ होता है n प्लस वन। वहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, यहाँ होता है डिवीजन। जैसे कि इसको देखिए आप, कि अगर मैं ऐसे लिख देता इसको dy dx ऑफ x की पावर n ऐसे आता, तो अब बताइए ये फंक्शन है हमारा। अब आप बताइए मुझे कि x की पावर n कैसे लिखा जाता है, nx n माइनस वन, ये होता तरीका। तो ये जो n है ये इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और ये जो पावर है ये इसमें क्या होती है, एक कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो पावर डिवाइड होगी ना कि मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर मान लीजिए x की पावर 5 है, इसकी जगह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर x की पावर 5 ऑफ dx है, इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका तो फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे। क्या लगेगा, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी। अब आप देखिए ये हो जाएगा 6, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब आप देखिए ये इसका इंटीग्रेशन आ गया है, ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब इसी का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं तो फिर ये आना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अभी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट होती है ना। तो अगर मैं इसका निकालूं तो आप देखिए 1/6 इंटू एक्स की पावर 6 है ये, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, ये जानते होंगे आप। तो 1/6 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6x 6 की पावर x की पावर 6 माइनस वन, ये हो गया यहाँ पे। अब प्लस जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो आता है। अब देखिए यहाँ पे 6 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास केवल x की पावर 5। तो आप ये देख सकते हैं क्या ये पलट कर वही आ गया है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे अभी। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आती है आपको कि सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है इसका वो यही है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले, कुछ बेसिक 2-4 फॉर्मूले और देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो पूरे 10 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आना ही आना चाहिए हमें। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा, x की पावर n, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमेशा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा, प्लस c होगा सब में, ये तो फिक्स है। फिर a की पावर x क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x log a ऐसे करके होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a की पावर x log a डिवाइड करेगा, जो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था वो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। 1/x का log x होता है, ये मैं बता चुका हूँ। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और इसका जो हमारा डेरिवेटिव था वो e की पावर x का e की पावर x ही आता था, इसलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी वही आएगा जो इसका डेरिवेटिव आता था। उसके बाद अब जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो यहाँ से इनको बुलाया जाता है टी फंक्शन। टी फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं इनकी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अगर याद हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है सब, प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स का देखिए कॉस, सीधी सी बात है एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, तो साइन एक्स का कॉस में बदल जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जितने सी वाले थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको, जितने सी वाले थे इधर सी चेक करते थे, जितने सी वाले थे वो नेगेटिव आए थे, सी इधर देखा जाता था। जैसे कॉस एक्स लिखा होता मान लीजिए तो उसकी जो वैल्यू आती वो माइनस में आती। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ सी देखने हैं, जितने सी आपको इधर दिखाई देंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस में आएगा क्योंकि सी है। सेक स्क्वायर एक्स का देखिए, अब टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता था तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, लेकिन सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, वो तो पता है हमें। उसके बाद देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर कॉसेक एक्स, ठीक। लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अगर जितने भी माइनस में आपको दिखाई, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे माइनस में आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जितना भी इसका बेसिक पोर्शन था ये मैंने आपके सामने लिख दिया। थोड़ा सा आपको एक आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई होगी कि आखिर ये टॉपिक किस तरीके का है और इसमें हमें क्या करने हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं इसमें। क्लियर? चलिए इसको आप देखिए, कोई डाउट है तो बात करेंगे, फिर मैं बात करता हूँ उसके आगे। चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये बिल्कुल बेसिक है जो मैंने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए जैसे कि आपको बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3, मान लीजिए ये आ गया, ठीक। क्लियर? अब देखिए होगा क्या, अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालता हूँ ये, तो आप याद करिए लॉग एक्स का हमेशा होता है 1/x, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब कि आपको जैसे यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली में log x, लेकिन x की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, देखिए ये आएगा तो 1/x, और x पूरा है कितना 2x+3, और फिर हम डी बाई डी एक्स किसका करते थे, जो अंदर आता था उसका, और इसका डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते थे तो ये 2x का 2 हो जाएगा, और 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से होता था। क्लियर? बात समझ में आ रही? अब इसी तरीके से देखिए क्या है कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होता है ना। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से होगा। भाई आपको क्या करना है, बस आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन था उसका आपको दोबारा से डिवाइड एक्स करना है, इसमें भी आपको यही करना है, इसमें भी आपको यही करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, बस क्या ध्यान देनी है, आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर आप जो डिवाइड एक्स करेंगे उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर लिखा हुआ है 3 ऐसे कुछ चल रहा है, या कुछ और मान लीजिए इसको,
ऐसे कुछ ले सकते हैं आप, जैसे मैं कहूँ साइन 4 थीटा ऑफ डी थीटा। अब देखिए इसमें हमेशा एक्स नहीं होता, हमेशा याद रखें, ऐसा बिल्कुल कोई रटा रटाया तरीका नहीं कि हमेशा आप एक्स ही लिखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो उसको लिखेंगे हम। थीटा के रिस्पेक्ट यहाँ पे जो चेंज करेगा वो थीटा करेगा, तो मैं थीटा को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, है ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स किसमें होता है, माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस 4 थीटा। अब 4 थीटा का अलग से होगा, 4 थीटा का क्या होगा, अलग से होगा। तो आप बताइए 4 थीटा का जब अलग से होगा तो हम इसका डी बाई डी एक्स फिर से करेंगे, इसका 4 थीटा का। लेकिन आप देखिए 4 थीटा का जो डी बाई डी एक्स होगा वो ओनली 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे अहम बात है यहाँ पर बस वो यही समझनी है हमें कि अगर कहीं पर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए उस तरीके से, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन में, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हम बहुत सारे इसमें ले सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं आपको कह दूं ये आ जाता, मान लीजिए ऐसे आ गई। अब इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन, तो मैं क्या करूँगा, ये एक तरह से 1/x की तरह मैं इसको ट्रीट करूँगा और इसको लिखूँगा log 2x + 3, ऐसे ट्रीट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन निकालूंगा, डी बाई डी एक्स करूँगा पहले 2x + 3 का, और जो भी आएगा उससे डिवाइड करूँगा। तो आप बताइए डी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2, तो मैं 2 से इसमें क्या कर दूँगा, इसमें डिवाइड कर दूँगा। क्लियर, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैं और ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x ऑफ dx। अब आप बताइए e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही आएगा यहाँ पे। अच्छा x यहाँ पे 5x है ना, लेकिन फिर से मुझे डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, 5x का, और ये इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, तो डी बाई डी एक्स 5x का क्या होगा, 5। तो आप इसको ऐसे लिखिए e की पावर 5x अपॉन 5। अच्छा ये ध्यान दें हमेशा कि +c जरूर करें, आप हमेशा याद रखें कि +c जरूर करें। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कांस्टेंट एक जरूर आएगा इसमें निश्चित रूप से, ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब इसके, अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब दो यहाँ पे फंक्शन है जिनको ऐड किया जा रहा है, और फिर दो ऐसे फंक्शन होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा।
तो ये जो होगा इंटीग्रेशन ये अंदर चला जाएगा इसके। अगर डिफरेंस किया जाए तो देखिए क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देनी कि अगर कहीं पर कभी भी एक कांस्टेंट कभी भी आ जाए उसके साथ, फंक्शन के साथ, मान लीजिए के आ गया, के ऑफ एफ एक्स, तो ये के जैसे डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाता था, वैसे इसमें भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे डिफरेंशिएशन में के बाहर आ जाता था वैसे इसमें भी के बाहर आ जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस, इस तरीके से लिखूँ। जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, ये देखिए एक्स की पावर 4+1 अपॉन 4+1 और माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, log x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये x की पावर 5/5 माइनस, ये मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी में एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि मुझे करना है, तो मैं आपको एक देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन निकालने का तरीका कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या था। अगर बीच में प्लस का साइन है तो जो इंटीग्रेशन है वो प्लस के साथ आएगा, दोनों में लगेगा, और माइनस का है तो दोनों में लगेगा, माइनस के साथ आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्लस का देखिए साइन चल रहा है, और बताइए आप क्या लगेगा इसमें। ठीक है, सोच के देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना ये कंप्लीट कराने के बाद आप इतना सोच पा रहे होंगे कि इसका क्या करना है। बिल्कुल आसान है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, है ना। छोटी सी बात है, केवल वही आपको बताई गई है। तो आपको देखिए करना इसमें यही है कि बस, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। भाई आपको क्या करना है, इसको दोनों में ले जाना है। ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, दोनों के साथ आएगा। अब जब इसमें लगाएंगे तो x की पावर 3 में जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। ठीक है, ये तो जानते हैं आप।
प्लस इसको देखिए, ये एक तरह से a की पावर x लिखा है, और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a अपॉन log a। तो ये बताइए 3 की पावर x अपॉन log a, log 3 हो जाएगा इसे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 की पावर x अपॉन log 3 प्लस c होगा, एक कांस्टेंट तो हमेशा साथ चलता है, ये आपको बताया जा चुका है। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दे दूं, तो सभी लोग इसको बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, वंस यू कैन ट्राई, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो बताता हूँ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से यूज होंगी, थोड़ा सा अलग है इसका स्टैंडर्ड, है ना। ये जो बेसिक क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो ऊपर का है। ये केवल इसलिए है कि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हमें अगर कभी भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं आगे, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहें। क्लियर? चलिए, सभी लोग एक बार ट्राई करें और बताएं मुझे कि क्या आंसर आएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको अलग से अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल ये करना है आपको कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें एक दो स्टेप करना पड़ेगा, मतलब आपको, तब आप समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको अगर लिख दूँ x की पावर 3 अपॉन, अब देखिए इसमें कर क्या रहा हूँ मैं, इसमें एक मैं -1 और एक +1 कर रहा हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करिए आप, तो आप ये बताइए अगर मैं इसमें भी क्यूब लगा दूं तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई, a क्यूब 1 क्यूब लिखिए या 1 लिखिए, एक ही बात है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो x -1 आएगा, ये हो जाएगा a² प्लस ab, है ना, a इंटू बी। भाई ये x³ -1 क्यूब लिखा हुआ, मतलब a क्यूब -b क्यूब, तो पहले a -b, फिर a क्यूब प्लस ab और b क्यूब मतलब 1। तो ये आ जाएगा x -1 x² प्लस x प्लस 1 x -1 प्लस, इसको इधर दोनों में डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको एक साथ ऐसे ले सकते हैं आप, ये तो आप जानते ही होंगे।
ये देखिए इससे कट जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऐसे आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ डी एक्स, और ये आगे आएगा प्लस 1/x-1 का इंटीग्रेशन। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 3, इसका होगा x² 2, इसका 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा log x-1 और इक्वल प्लस का c। तो इस तरीके से इसका ये हमने इंटीग्रेशन निकाला। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि देखिए थोड़ा सा एलजेब्रा का भी इस्तेमाल कई बार यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, है ना। तो एलजेब्रा का इस्तेमाल का मतलब यही है कि आपको प्लस माइनस, है ना, डिवीज़न, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले, a+b का होल क्यूब, है ना, a+b का होल स्क्वायर, या a³ - b³ a³ + b³ समथिंग, इस टाइप की आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल है, वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए आई थिंक। तो चलिए आप एक बार देखिए इसको, कहीं कोई दिक्कत है तो आप एक बार और इसको रिवाइज करके देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ। क्लियर? चलिए यहाँ तक बातें समाप्त हुई। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको खाली इंटीग्रेशन अभी तक ये समझाया है कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल अगर आपको करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए क्या करना है हमें, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही जो रास्ता निकलता है वो निकलता है एरिया अंडर द कर्व का। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए अब आपको समझ में आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए, तो जैसे मान लीजिए देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व आपको दिया गया है, ऐसे फंक्शन दिया गया है ना, ऐसे लिखा होता है ना f(x), तो ये जो फंक्शन है इसका कर्व दिया गया है, इसका जो फंक्शन है उसका एक कर्व दिया गया है, और इसमें ऐसे लिखा होता है ना इंटीग्रेशन, इधर मान लीजिए लिखा है a to b dx। तो देखिए आपको x के रिस्पेक्ट में से चेंज करना है और a to b चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप a मान लीजिए और यहाँ पे आप b मान लीजिए। अब इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब यही है कि अगर आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है इसका, तो इस x एक्सिस में a और b दो पॉइंट है, तो इसमें जितना भी एरिया ये आ रहा है आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, एरिया अंडर द कर्व, इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये कर्व के नीचे अंडर जो है वो एरिया है। क्लियर? बात समझ में आ रही? ये आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने एक एरिया फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, कोई लिमिट यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अभी तक क्या था, ये ओपन था, अब यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ ए 2 to 5 ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, मान लीजिए मुझे ये निकालना है। ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये 2 to 5 यहाँ पे जो है चेंज होगा 2 से लेके 5 तक। तो आप बताइए मुझे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1, यही होता है। मतलब क्या आएगा फाइनली, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। अब इसमें आप क्या लगा लेंगे, देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 to 5। अब ये है इसकी अपर लिमिट, ये है इसकी लोअर लिमिट। तो आप खुद बताइए कि अगर मान लीजिए मुझे आप ये वाला मुझे एरिया निकालना है, ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। तो आप बताइए, मैं अगर इन दोनों को ऐसे निकालना चाहता हूँ तो मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा 3। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बीच वाली लिमिट आ जाएगी। तो वही यहाँ पे देखिए हो रहा है। आप पहले क्या डालेंगे, इसमें 5 डालेंगे, अपॉन 4 कर देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें यहाँ 2 डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। प्लस सी तो चलेगा ही, ये एक अलग बात। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। नीचे आएगा 4, 16 माइनस करेंगे तो 609 आएगा, डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ठीक, स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और यहीं से रास्ता निकलता है एरिया अंडर द कर्व। अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि एक कर्व आपको दिया जाएगा, कोई उसका फंक्शन है, फंक्शन का एक कर्व दिया जाएगा, या कह सकते हैं उसका ग्राफ है, और उसी के नीचे जो एरिया होगा वो आपको फाइंड करना होगा। अब इसके अभी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही आएगा, है ना, बहुत सारे इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो तो स्टार्टिंग के लिए है कि आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले इतना समझिए, फिर इसके बाद मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इसमें, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 0 to 3 x dx। मान लीजिए ये निकालना है मुझे। अब देखिए ये 0 से लेके 3 तक मूव कर रहा है। तो बताइए x का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अब ये बताने की बात नहीं है बार बार, है ना, ये आप जानते होंगे। अब इसमें आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 3। तो पहले 3 डालेंगे तो आएगा कितना, 9/2 माइनस, फिर 0 डालेंगे तो आएगा 0 की पावर 2/2, मतलब पूरा 0। तो फाइनली आ जाएगा 9/, फाइनली कितना आ जाएगा, 9/2। तो देखिए इस तरीके से ही आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन में अगर आपको और दे दूँ तो आप लोग खुद बताइए कि अगर मैं 2x + 3 दे दूँ और लिमिट लगा दूँ 2 to 5, तो मुझे आप बताइए सॉल्व करके। ये तीसरा क्वेश्चन आप मान लीजिए कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसका क्या आएगा हमारा आंसर, है ना, एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर द कर्व, इसको निकालिए आप। ये लिखा है, क्या निकालना है इसमें, फाइंड एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मुझे क्या करना है, ये एक क्या होगी, ये कर्व होगा और उसके जो नीचे एरिया आएगा वो x के रेफरेंस में हमें फाइंड करना है। ठीक, तो जैसे इनको किया वैसे इसको करेंगे। चेक करिए करके कितना आ रहा है आंसर।
चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले इसका इंटीग्रेशन निकालूं, तो देखिए ये आएगा, सबसे पहले तो डायरेक्ट लिखिए इसको, देखिए ये आएगा 2x² + 3x, ऐसे आएगा, है ना भाई। अलग अलग हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है ना, इंटीग्रेशन इसमें लगाया तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, समझ गया ना कैसे किया। 2 बाहर आ गया, इसको ऐसे लिख दिया और अंदर x आया, है ना। तो x का क्या होता है, x²/2, ये 2 पहले से ही था, ये कट, ये से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, और ये 3 का आ जाएगा 3x, है ना। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 5। तो सबसे पहले आप 5 डालेंगे तो आएगा ये 25 + 3 × 5, और इससे माइनस करेंगे 2 डालेंगे तो आएगा 4 + 3 × 2। चलिए 25 और 15 कितना होगा, 40 - 10, तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट, 30 स्क्वायर 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ये बात है यहाँ पे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो एरिया आएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, इसी तरीके से निकालने, थोड़ा बहुत चेंज और होगा, है ना। तो एक आइडिया आपको देखिए मिल गया यहाँ पर कि आखिर हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर, हाँ, तो इस आइडिया को रखिए और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इसी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसके आगे बात करते हैं। जैसे एक फंक्शन मैं आपको और देता हूं इसमें, मान लीजिए
इस टाइप से मान लीजिए है और मुझे बताना है एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये साइन का ग्राफ है, साइन एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरह से मैंने बना दिया। जो एक्स है वो देखिए एक्स के रेफरेंस में चेंज हो रहा है 0 to π/2, तो 0 तो ये खुद हो जाएगा और π/2 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, π/2 यहाँ पे कहीं आएगा। तो देखिए जो फंक्शन है साइन एक्स वो 0 से π/2 के बीच में जो एरिया कवर कर रहा है, इसी का एरिया मुझे फाइंड करना है। ये एरिया मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से π/2। तो सबसे पहले आप इसमें π/2 डालेंगे, तो कॉस माइनस कॉस π/2, और फिर आएगा माइनस कॉस 0 डिग्री, है ना। तो आप बताइए कॉस 90 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 क्या होगा, साइन 0 होता है ना, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आप बताइए मुझे, साइन का उल्टा जस्ट कॉस होता है वैल्यू के फॉर्म में अगर देखा जाए, है ना। तो साइन 0 में जो वैल्यू देगा वही साइन 90 में देगा, तो ये देखिए 0 आ जाएगा, और कॉस 0 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस होगा, ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइनस प्लस जैसा कुछ होता नहीं है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है भाई, एरिया थोड़ी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एरिया आएगा ये 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से देखिए चल रहे हैं, और कोई ना कोई लिमिट आपको दी जाएगी, बस आपको ये ध्यान देना है, कोई ना कोई लिमिट दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एरिया जो भी होगा उसके रेफरेंस में फाइंड करना है। ठीक, कई बार देखिए ऐसा भी हो सकता है, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा जाए एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये देखिए कैसे आएगा, जैसे ये है, ठीक, एक मान लीजिए ये कर्व है एफ एक्स और दूसरा कर्व है ये जी एक्स, और आपको ये एरिया दोनों के बिटवीन जो एरिया है वो निकालना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि इसकी जो रेंज है वो 1 to 5 है, मैं मान के चलता हूँ ये 1 है और यहाँ पे ये 5 है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस कर्व के अंडर एरिया निकालूंगा, तो ये जितना एरिया है ये वाला पूरा ये आ जाएगा, ये एरिया पूरा आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन 1 to 5 लगाऊंगा और मैं एफ एक्स निकालूंगा। उसके बाद अगर मैं इस कर्व का निकाल लूँ, इस कर्व के लिए फाइंड कर लूँ, जैसे ये वाला कर्व है, ये जी एक्स जो कर्व है ये वाला, इसके अंडर जो भी एरिया है वो मैं फाइंड कर लूँ, तो इसके जो अंडर एरिया आएगा वो तो ये वाला होगा, ये वाला। तो अगर ये एरिया आप सोच के देखिए कि अगर मैं इस पूरे एरिया में से माइनस कर दूँ तो क्या ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कर रहा हूँ 1 to 5 ऑफ जी एक्स, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके तरीके इसी तरीके से होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन और डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, मतलब इंटीग्रेशन में डेफिनेट का ज़्यादा यूज है आप, ठीक है। तो एक तरह से इसका एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है,
तो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज मैंने आपको क्या क्या समझाया, देखिए पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इंटीग्रेशन का, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को मैंने आपको बताया, उसके फॉर्मूले लिखा है। डेफिनेट में मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है या कह सकते हैं एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व, और जिस तरीके से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है उसी तरीके से कर्व वाले क्वेश्चन जो हैं अंडर द कर्व वाले वो भी सॉल्व करने हैं। बस आपको एक रेंज दी होगी, उसके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, तो वो किसी ना किसी स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, सॉल्व होकर कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इंटीग्रेशन कम से कम पता होना चाहिए किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ये नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है टॉपिक का। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हमने आज डिस्कस की। अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में, हम लोग पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व के पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, और उस पर जितने भी वैरायटी है या हो सकते हैं उन सब पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो अगली क्लास में जब आएँ या अटेंड करें तो उसमें आप सही से थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं पिछली वीडियोज़ में उनको आप एक बार देखिए और फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, तो आपको बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आपने लगातार इसमें देख रहे होंगे, आप काम कर रहे हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि आपको कुछ बेहतर दिया जा सके, कुछ बेहतर कंटेंट दिया जा सके, है ना, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल में आ जाएं। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व पर, पर्टिकुलर उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। चलिए, थैंक यू।